हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी नर्सिंग क्लासेस। ओके डियर, तो अपन ने लास्ट 2 पार्ट्स में 50 एमसीक्यूज जो हैं वो 7 जुलाई 2024 ईएसआईसी पेपर जो हुआ था उसमें अपन ने डिस्कस किए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ पे क्विकली हम पूरे 100 एमसीक्यूज को इस पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, विद प्रॉपर योर ऑथेंटिक योर आंसर की एंड फॉर अपकमिंग एग्जाम्स उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट आता है, रिपीट तो होते ही है ना क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने, द फॉलोइंग डायग्राम इज इंडिकेटिव ऑफ, आपको बताना है कि ये जो डायग्राम आपके सामने है ये किसको इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 वीक नेगेटिव कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है ये, या फिर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, या मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा, इसमें सारे डॉट जो हैं एक ही तरफ जा रहे हैं हाइट और वेट को रिप्रेजेंट करते हुए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को ये इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है वही सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो और करेक्ट आंसर कोडिंग बताओ। तो सबसे पहले एम्पेरिकल फेज है, फिर डिजाइन और प्लानिंग फेज है, फिर डिसर्मिनेशन फेज है, फिर एनालिटिक फेज है ना। और इसके बाद में बोल रहा है कि बताइए क्या क्या होगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करें आपने ना, क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन भविष्य में आप कोई भी एग्जाम देते हो और वहां पे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि मुझे इन चारों में से ए बी सी और डी में से कौन सा समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो कहे मैम हमें तो है ना ये समझ में आ रहा है, दैट इज डिजाइन और प्लानिंग फेज। मतलब डिजाइनिंग और प्लानिंग फेज का मतलब क्या समझे, कि जिसमें चीजों को डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब मतलब प्लान को डिसाइड किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, राइट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज व्हाट दी डिसाइडिंग अ सैम्पलिंग प्लान। ठीक है, डिसाइडिंग अ सैम्पलिंग प्लान, मतलब बी का हो गया मैम पहला वाला, बी का क्या हो गया, या मैं लिख दूं बी का हो गया मैम पहले वाला। ये हमने सबसे सबसे आसान तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट इसी के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले वाला ही ले लेते हैं हम, एम्पेरिकल फेज। एम्पेरिकल फेज क्या है, ये एक ऐसा फेज है, ध्यान रखिएगा, जब आप प्लानिंग में प्लान कर रहे हो तो ये क्या करता है, ये इंटरप्रिएट करता है ना रिजल्ट्स को। ठीक है, तो दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा मतलब सॉरी, पहले का जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा। ठीक है, पहले का राइट आंसर क्या होगा, दूसरा। तीसरा देखिए क्या बोला, डिसेमिनेटिंग फेज। डिसेमिनेटिंग फेज का मतलब होता है डिसेमिनेट कर देना, मतलब डिसेमिनेट कर देना मतलब क्या समझे, कि जो भी फाइंडिंग्स आपको मिली है ना उनको क्या कर दे, यूटिलाइज कर ले, डिसेमिनेट कर दे। ठीक है, तो तीसरे का राइट आंसर होगा चौथा। और डी जो है एनालिटिक, एनालिटिक का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, एनालिसिस करना, मतलब कलेक्टिंग दी डेटा, कलेक्टिंग दी डेटा। तो राइट आंसर आपका होगा दैट इज, इसमें कहाँ मैच कर रहा है, 2143, ऑप्शन नंबर पहले में ही मैच कर रहा है। तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये भी क्वेश्चन अपना रिसर्च का क्वेश्चन है, रिलायबिलिटी टॉपिक से रिलेटेड है। रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसर्च में। क्वेश्चन बोल रहा है अप्रोच टू रिलायबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, एक ऐसी अप्रोच जो रिलायबिलिटी असेसमेंट की जा रही है जो इन्वॉल्व करती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम मेजर को टू द सेम पीपल, मतलब सेम जो लोग हैं उन्हीं के अंदर। ठीक है, क्या बोल रहा है, रिलायबिलिटी असेसमेंट करना है। ठीक है, पर्टिकुलर अप्रोच का, जिसमें एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है सेम मेजर्स को, एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है सेम मेजर्स को, किस में, सेम पीपल में, लेकिन दो डिफरेंट ओकेजन के अंदर। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और टू डिफरेंट, ठीक है, ऑन टू डिफरेंट ओकेजन। उसको क्या बोलेंगे, क्या इसका इंटर रिलेटेड रिलायबिलिटी बोलेंगे, या टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बोलेंगे, या इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी बोलेंगे, या पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी बोलेंगे। तो याद रखिएगा, जब सेम मेजर्स को सेम पीपल पे किया जाता है ना, तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी उसको कहते हैं। ठीक है, ये रिसर्च में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाने वाला मेथड है। राइट आंसर आपका क्या होगा, 53 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन है अपना ओबीजी सब्जेक्ट से, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी। क्वेश्चन बोल रहा है अ 26-year-old women, एक 26 साल की महिला है जो विजिट करती है कहाँ पे, गायनिकोलॉजी ओपीडी के अंदर। ठीक है, जो कंप्लेन कर रही है किसकी, क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज, क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज,
ठीक है, साथ ही साथ में कौन सा ऑर्डर आ रहा है, फिशी ऑर्डर। यहाँ से आपका दिमाग आपको लगाना है कि फिशी ऑर्डर बोल रहा है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, दैट इज फिशी ऑर्डर। फिशी ऑर्डर बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की मौजूदगी है, तभी तो फिशी ऑर्डर आ रहा है। देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ इचिंग, कोई इचिंग की हिस्ट्री नहीं है। द पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज, ठीक है। अब देखो क्रीमी क्रीमी वाइटिस डिस्चार्ज जो है ना, वो तो इसमें कैंडिडियासिस में भी होता है, लेकिन इसमें फिशी ऑर्डर नहीं होगा। क्लेमाइडिया इन्फेक्शन में नहीं देखने को मिलता ऐसा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ल्यूकोडर्मा, भी इसको नहीं बोलेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शानदार एमसीक्यू ओबीजी सब्जेक्ट का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से और सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन रहे, दैट इज लिस्ट 1 में थ्रिएटेंड अबॉर्शन दे रखा है। थ्रिएटेंड मतलब जिसमें चांसेस होते हैं लाइव रहने के, ठीक है। तो ढूंढो, लिस्ट 2 में ढूंढो जिसमें रिटेन्ड रह रहा होगा, या फिर कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू चल रही होगी। फीटस विदाउट कार्डियक एक्टिविटी, इसको रिटेन्ड नहीं बोले, सॉरी इसको थ्रिएटेंड नहीं बोलेंगे। यूट्राइन कैविटी एम्प्टी, इसको भी नहीं बोलेंगे, कंप्लीट को दर्शा रहा है। फीटस अलाइव एंड रेट्रो प्लेसेंटल हेमरेज, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पार्शियल रिटेन अपना इनकम्प्लीट को दर्शा रहा है, ठीक है। ये हमारा किसको दर्शा रहा है, इनकम्प्लीट को। ये हमारा दर्शा रहा है कंप्लीट को, ठीक है ना। और ये हमारा मिस्ड को दर्शा रहा है, ये हमारा मिस्ड को दर्शा रहा है। और फीटल अलाइव एंड रेट्रोप्लेसेंटल हेमरेज, ये हमारा डरावना हो गया थोड़ा सा, दैट इज थ्रिएटेंड, ठीक। तो ए का हो गया अपना, ए का हो गया हमारा तीसरा, बी का हो गया हमारा, मिस्ड का हमारा हो गया पहला, इनकम्प्लीट का हमारा हो गया, सी का हमारा हो गया चौथा, और डी का हमारा हो गया दैट इज कंप्लीट हमारा हो गया दूसरा। तो 3 1 4 2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने थ्योरी में हमेशा पढ़ा है अबॉर्शन के बारे में, तो अबॉर्शन का सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे, इससे बेहतर क्वेश्चन और कुछ बन नहीं सकता था। शानदार एमसीक्यू आया ईएसआईसी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाओ। क्वेश्चन पूछा गया है डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम की क्या रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि मैम 1000 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम रहती है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, 500 से 1000 मिलीग्राम नहीं होगा, 1.5 टू 1.5 ग्राम, मतलब 1 ग्राम बराबर टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है। और 1 मिलीग्राम होता है 1000 माइक्रोग्राम के, ठीक। तो ये हमारी, ये जो हमारा डेटा है ना, ये इस रेंज में आ रहा है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। ये ज्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा, और ये भी बहुत ज्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन 57 बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम इन साइट अदर देन यूट्राइन म्यूकोजा। प्रेजेंस होना किसका, एंडोमेट्रियम का, ठीक है, अदर देन यूट्राइन म्यूकोजा के। यूट्राइन म्यूकोजा से थोड़ा सा अलग जाके एंडोमेट्रियम भी देखने को मिल रही है, मतलब ओवर ग्रोथ हो गई। किस में देखने को मिलता है, यूट्राइन प्रोलैप्स और एडिनोमायोसिस में। पेजेट्स डिजीज तो भाई ये अपना ऑर्थो की डिजीज है, तो इसमें तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। ये तो हमने वैसे ही एलिमिनेशन मेथड यूज में लेके पेजेट्स डिजीज को तो उड़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंडोमेट्रियोसिस, तो डेफिनेटली एडिनोमायोसिस में नहीं देखने को मिलता, यूट्राइन पॉलिप्स में देखने को नहीं मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। कौन से क्वेश्चन का, 57 क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 58 शानदार एमसीक्यू है अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टेरॉइडल कंपोनेंट। इन चारों में से ऐसा ऐसा कंपोनेंट है जो नॉन स्टेरॉइडल है, मतलब कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, विथ पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी, जो एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी को शो करता है और जिसको यूज में लिया जाता है फॉर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो देखो प्रोजेस्ट्रॉन तो स्टेरॉइडल है, ये नहीं होगा। लिवोनोजेस्ट्रॉल भी स्टेरॉइडल है, ये भी नहीं होगा। डेजोजेस्ट्रॉल अपने आप में कह रहा है कि मैं स्टेरॉइडल है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आपका आंसर क्या होगा, कैनकोमरिन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है बताइए एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर
थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का एक्टिव मैनेजमेंट क्या होगा? तो भाई हम सीधी सी बात है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं मैम। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लेबर है ना मैम, हमें पता है कि इसकी टोटल स्टेजेस कितनी होती हैं, 4 होती है। टोटल स्टेजेस इसकी कितनी होती है, 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में क्या होता है कि ट्रू ट्रू लेबर पेन से सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, ठीक है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन से इफेस सॉरी कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन से एक्सपल्शन होता है मैम, बच्चे का एक्सपल्शन ऑफ फीटस। जैसे ही बच्चा बाहर आ गया है तो थर्ड स्टेज चालू हो जाती है, जिसमें क्या होता है, दैट इज प्लेसेंटा का एक्सपल्शन होता है। प्लेसेंटा जी बाहर आएंगे, क्योंकि इनका आना भी बहुत जरूरी है। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, रिकवरी फेज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन फेज, बेस्ट रहेगा विकेबलरी यूज में लेना, दैट इज ऑब्जर्वेशन फेज। ये लेबर की 4 स्टेजेस होती है। तो एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि अभी भी प्लेसेंटा बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए, या फिर प्लेसेंटा बाहर निकल गया है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कौन सा प्रिकॉशन यूज में ले, दिस इज द रोल ऑफ नर्सिंग, दिस इज द रोल ऑफ नर्स। तो नर्सिंग रोल में आएगा ये, बताइए क्या राइट आंसर होगा। एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ऑक्सीटॉसिन 10 यूनिट आईएम, या फिर क्रेडे एक्सपल्शन करेंगे प्लेसेंटा का, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे कार्बोप्रोस्ट आईएम, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे मीजोप्रोस्टोल 1000 माइक्रोग्राम पर रेक्टम। तो देखो रेक्टमली जाने की जरूरत नहीं है, आईएम में टाइम लग जाएगा, ये भी करने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन करना ऑक्सीटॉक्सिन का 10 यूनिट आईएम, तो आईएम नहीं देंगे हम, आईवी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, इसलिए मैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को मानूंगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और भी बता दूं, क्या पता यूपीएससी के आंसर की में राइट आंसर इन्होंने ए को माना हो, ठीक है। तो मे भी प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है, बताओ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ सेकेंडरी डिसमेनोरिया एक्सेप्ट। सेकेंडरी डिसमेनोरिया हमें पता ही है भाई, जिसके अंदर पेल्विक एबनॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं क्या हो, मौजूद हो। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ सेकेंडरी डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया का मतलब क्या हो गया, जो पेनफुल, ठीक है, पेनफुल किसको दर्शा रही हो, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को दर्शा रही हो, तो उसकी एबनॉर्मेलिटी के लिए बताइए कौन सा नहीं है, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस सेकेंडरी में आएगा अपना, ठीक है, मतलब ये डिफिकल्ट वो करेगा, ठीक है। एडिनोमायोसिस एडिनोमायोसिस ये भी सेकेंडरी में आएगा। बाइकार्नेट यूट्रस ये हमारा जन्म जात है, कॉन्जेनाइटल हो सकता है ये, ठीक है। और पेल्विक एडिनोसिस भी ये हमारी सेकेंडरी में आएगा। तो प्राइमरी ये है, मतलब राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है यूट्रस की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है द विड्रॉवल एंड इनएबिलिटी टू इनिशिएट। विड्रॉवल अपने आप को किसी कार्य से हटा लेना, इनेबल होना टू इनिशिएट एंड परसिस्टेंट गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, ठीक है। कि आपको पता है कि हाँ कोई एक उद्देश्य है, एक गोल है, उस गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी से आप अपने आप को विड्रॉ कर रहे हो और इनेबल हो रहे हो कोई भी इनिशिएटिव लेने के, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है, ये अपना साइकेट्रिक सब्जेक्ट का एमसीक्यू है, ठीक है। मेंटल इलनेस को दर्शा रहा है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ कहता है कि अ पर्सन तब हेल्दी होगा जब वो हेल्थ की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। मतलब हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी, यही कहता है। तो अब ये सेंटेंस हमें कह रहा है कि हाँ भाई किस कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी तो है। तो कहेंगे किसको, अपैथी को कहेंगे क्या, नो। एनीडोनिया को कहेंगे क्या, नो। अवॉइडेंस को कहेंगे क्या, नो। राइट आंसर अपना होगा एवोल्यूशन, की ऐसी सिचुएशन जब होगी तब वहां पे एक विकेबलरी यूज में लिया जाता है, जिसको बोला जाता है एवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ, शानदार एमसीक्यू है, साइकेट्रिक सब्जेक्ट से ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मे बी साइकेट्रिक, हाँ साइकेट्रिक सब्जेक्ट से है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर द एल्डरली टू मेंटेन सेल्फ स्टीम एंड सपोर्ट द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ रिव्यू, ठीक है। कि जो बताओ इन चारों में से एल्डर जो होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, वो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव स्ट्रेटजी कौन सी यूज में लेते हैं अपने अपने सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए और अपने जीवन शैली में,
ठीक है, जीवनशीला में अपनी लाइफ के रिगार्डिंग जो लाइफ रिव्यू है उसके लिए नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को मेंटेन करे रखते हैं। क्या वो बायोलियोथेरेपी है, या फिर वो टोकन इकोनॉमी है, या फिर रेमिनिसेंस है, या फिर मिल्यू थेरेपी है? राइट आंसर अपना होगा रेमिनिसेंस। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं एक अलग से क्लास लूंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी ये रेमिनिसेंस है क्या, बहुत शानदार चीज है, आपके बारे में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हमारी क्लास लंबी हो जाएगी और हमारे कॉन्सेप्ट जो है, सॉरी, हमारे जो क्वेश्चन है वो रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन हम पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द साइकोफार्माकोलॉजिकल ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ ओलेंजापाइन। बताओ ओलेंजापाइन किस में आता है? अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ पढ़ के थक गए। दैट इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है ये। ठीक है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक नहीं है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, मूड स्टेबलाइजर नहीं है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है while assessing the patient, nurse asked the patient if a house were on fire and what would you do? ठीक है, एक नर्स है जो एक पेशेंट को असेस कर रही है, और नर्स पेशेंट को कहती है कि अगर एक घर में, एक हाउस में आग लग जाए तो आप क्या करोगी? which one of the following is being assessed by the nurse by asking that question? मतलब नर्स के द्वारा ये प्रश्न पूछा जब जा रहा है पेशेंट से, तो नर्स पेशेंट में क्या चेक कर रही है, ये प्रश्न है। क्वेश्चन है टेस्ट जजमेंट, सोशल जजमेंट, इंसाइट, या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेस्ट जजमेंट। ठीक है, वो वहां पर पेशेंट के कॉग्निटिव स्किल को चेक कर रही है। ठीक है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम ऑफ ओपोइड ओवरडोज एक्सेप्ट। बताओ ओपोइड ओवरडोज अगर हो जाए, ठीक है, ओपोइड ओवरडोज अगर हो जाए तो इनमें से कौन सा देखने को नहीं मिलेगा? डेलिरियम ट्रिमेंस, या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, या फिर स्टूपर, या फिर कॉमा? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेलिरियम ट्रिमर्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होगा, स्टूपर नहीं, दैट इज सॉरी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो ओपोइड्स है ना, वो आपने अगर सुना हो या नहीं सुना हो तो आप ध्यान दीजिएगा, वो हमारे शरीर का मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्रेस कर देता है। ठीक है, सप्रेस बोलूं या फिर डिप्रेस बोलूं, एक ही बात है। ठीक है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। ठीक है, सप्रेस कर देगा तो इसके फंक्शन कम हो जाएंगे, इसके फंक्शन कम होंगे तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, कॉन्शियसनेस कम होगी तो स्टूपर देखने को भी मिल सकता है और कॉमा में भी जा सकता है पेशेंट को। लेकिन डेलिरियम ट्रिमर्स जो है ये ओपोइड की वजह से देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, चलिए, लेकिन हाँ बाद में हम देख सकते हैं कि बाद में डेलिरियम ट्रिमर्स आ गए। ठीक है, वीकनेस की वजह से एंड ऑल दो। ठीक, चलिए, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए होगा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या बोल रहा है, अ हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेप्यूटिक मेथड, एक हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेप्यूटिक मेथड used to alter distorted belief and problem behavior by identify and replacing negative inaccurate thoughts and changing reward for behavior is। ठीक है, कि मान के चलिए भाई कोई व्यक्ति जिसमें बहुत सारे नेगेटिव विचार भरे पड़े हैं, तो हम उस विचारों को दूर करने के लिए, पेशेंट को हेल्दी बनाने के लिए, बीइंग अ नर्स हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेप्यूटिक मेथड दे रहे हैं जिससे ऑल्टर्ड हो पेशेंट के बिलीव्स। ठीक है, पेशेंट की जो धारणा है वो, पेशेंट का जो मानना है वो ऑल्टर्ड हो, और पेशेंट की प्रॉब्लम जो बिहेवियर है उसको क्या किया जाए? आइडेंटिफाई किया जाए, रिप्लेस किया जाए नेगेटिव इनएक्यूरेटेड थॉट्स को, और जब वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उस पेशेंट को रिवॉर्ड दिया जाए उसके बिहेवियर के प्रति। ये कौन सा टेक्निक है, ये कौन सा मेथड है? क्या ये बिहेवियर थेरेपी है? क्या ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है? क्या ये सॉल्यूशन फोकस्ड बिलीफ थेरेपी है? ठीक है, या फिर ये मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी? राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, दिस इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि पेशेंट की थिंकिंग के अंदर चेंजेस आ रहा है, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, शानदार एमसीक्यू। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए। ठीक है, पता नहीं क्यों ज्यादा ओवर थिंकिंग कर ली, क्या कर लिया, आई डोंट नो, बट बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए। क्वेश्चन समझते क्या बोल रहा है, एन एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, एक एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है। अब डैम श्योर है, इनिबिटरी होता तो गाबा होता, तो एक्साइटेटरी बोल रहा है। एन एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर दैट इज डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारे सेरिब्रोटल कॉर्टेक्स में डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, मतलब मेंटेन रहता है, मौजूद रहता है, लिम्बिक सिस्टम में रहता है, बेसल गैंग्लिया में रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और जो प्ले करता है, प्ले अ रोल इन इमोशन,
कॉग्निशन एंड सेंसरी परसेप्शन वो कौन है? क्या वो हिस्टामाइन है, गाबा है, सीरोटोनिन है या ग्लाइसिन है? राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सीरोटोनिन। इस सीरोटोनिन की कमी की वजह से व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं, उसके इमोशन, उसका कॉग्निशन, सेंसरी परसेप्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर हिस्टामाइन नहीं होगा, राइट आंसर होगा सीरोटोनिन। और गाबा नहीं होगा क्योंकि गाबा तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा के बारे में अगर मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँ तो वो ये है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं लिख रही हूँ तो मेरे को पेन की जरूरत पड़ रही है, तो मैंने पेन उठाने के लिए क्या हुआ, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ने मेरी मदद करी। लेकिन जब मैं लिखना बंद कर रही हूँ तो मैं पेन को रख दिया, तो ये क्या हुआ, उसके बाद मेरा हाथ रिलैक्स हो गया, तो ये क्या हुआ, इनहिबिटरी एक्शन हुआ, जो कौन मेंटेन करवाता है, गावा मेंटेन कराता है। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन अ पेशेंट एंड नर्स। नर्स और पेशेंट के बीच में वार्तालाप हो रहा है, बताइए कौन सा वार्तालाप है। ठीक, सो पेशेंट कह रहा है आई हैव डन समथिंग अवेफुल, मतलब मैंने कुछ गलत किया है। नेक्स्ट उसके बाद में नर्स बोल रही है आई वुड लाइक टू हियर अबाउट इट, मैं सुनना चाहती हूँ। इट्स ओके टू डिस्कस विथ मी, कि आपने अगर आप मेरे साथ वो वार्तालाप करते हैं, ठीक है, जो आपके लिए अवेफुल है, तो इट्स ओके, वो मेरे लिए सुनना अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब अवेफुल मतलब वेरी बैड या अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन में नर्स कौन सा कम्युनिकेशन मेंटेन कर रही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक इज बीइंग यूज्ड बाय द नर्स? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट है कन्फ्रंटेशन, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन या फिर वैलिडेशन। राइट आंसर अपना होगा एक्सेप्टेंस, की नर्स जो है ना पेशेंट की बात को एक्सेप्ट कर रही है, समझ रही है, जिससे पेशेंट की सिचुएशन को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, ना कि उसकी चीज को अवॉइड कर रही है कि ऐसे कैसे तुमने कोई बात गलत कर दी। ठीक है ना, चलिए इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। जेनेरिक ड्रग नेम दे रखे, क्लासिफिकेशन दे रखा है, बताना सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, दैट इज यहाँ पर आपके सामने 4 दवाइयां दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर 4 दवाइयां दे रखी है। सबसे पहला दे रखा है दैट इज फ्लूराजेपाम। फ्लूराजेपाम, तो फ्लूराजेपाम जो है ना वो एक बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक ड्रग है। ठीक है, ए का आपका राइट आंसर होगा चौथा, है ना। क्वेश्चन कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट आ जाओ जोल्पिडम। जोल्पिडम एक ऐसी दवाई है, ठीक है, जो है आपकी नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक। ठीक, तो बी का हमारा होगा तीसरा। सी आ जाओ, दैट इज रेमिल्टिनॉन। रेमिल्टिनॉन जो हमारी दवाई है वो है हमारी मेटोलो मेटालोनर्जिक हिप्नोटिक। ठीक है, सी का हमारा होगा दूसरा और पहला हमारा रहेगा चौथे का आंसर, मतलब हाइड्रोक्सीजन हमारी एंटीहिस्टामाइन है। ठीक है, राइट आंसर नंबर 4321 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम प्रेजेंट इन अ पेशेंट सिंस लास्ट 2 वीक्स आर इंडिकेटिव ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि बताओ ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम प्रेजेंट इन पेशेंट, मतलब इन चारों में से फॉलोइंग सिम्टम जो है पेशेंट में प्रेजेंट है फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स और जो इंडिकेट करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को एक्सेप्ट। ठीक है, अब भाई पेशेंट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में है, मतलब ही इज वेरी डिप्रेस्ड इन मूड। ठीक है, वेरी डिप्रेस्ड इन मूड, है ना। साथ साथ में इंटरेस्ट पेशेंट का बिल्कुल कम, इंटरेस्ट बिल्कुल कम, एक्टिविटी बिल्कुल कम। ही जस्ट थॉट लाइक आई एम वर्थलेस एंड होपलेस। ठीक है, क्या सोचेगा कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ और मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक, ऐसा पेशेंट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का तो कौन सा देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसी सोच में उसकी उसकी बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो ही विल सफर फिर मोर फटीक, अपने आप को बहुत थका थका महसूस करेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो वी फील अपन को कैसा लगता है, हम बहुत हेल्दी फील करते हैं अपने आप को, हमारी मसल्स रिवाइव रहती हैं, हम खुश फील करते हैं। लेकिन अगर आप डिप्रेस्ड हो, आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप एकदम पड़े हुए हो, तो आप फटिक फील करोगे। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, डिप्रेस्ड मूड तो होगा ही। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा एक्सेप्ट। ठीक है, कौन सा नहीं होगा,
मार्केटेड डिमिनिश इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा, कैटाटोनिक बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा और फटीग देखने को मिलेगा। तो 70 का राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज कैटाटोनिक बिहेवियर। ठीक है, कैटाटोनिक बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा। कैटाटोनिक बिहेवियर हम बोल सकते हैं सिजोफ्रेनिया मेनिया वगैरह में देखने को मिल सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अजम्पशन इन मिलियोथेरेपी। मिलियोथेरेपी भाई एक मतलब बोल सकते हैं साइकेट्रिक सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट्स के द्वारा थेरेपी लेते हैं। ठीक है, मतलब हम लेते हैं या फिर हम पेशेंट को देते हैं। ठीक है ना, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अजम्पशन इन मिलियोथेरेपी। ऑप्शन पहला है द पेशेंट ओन हिज और हर एनवायरमेंट। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे अजम्पशन है जो मिलियोथेरेपी में आते हैं। दूसरा ऑप्शन है द पेशेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और हर बिहेवियर। तीसरा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नीड्स टू बी करेक्टेड। और चौथा है पीयर प्रेशर हैज नो रोल टू प्ले। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर अपना होगा कि मिलियोथेरेपी में पेशेंट का, अच्छा ये लाइन भी पढ़ लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मिलियोथेरेपी जो है उसमें देखिएगा जो पेशेंट है वो खुद के हिज और हर एनवायरनमेंट से फैमिलियर रहता है। जो पेशेंट है वो खुद की बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर नीड्स टू बी करेक्ट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। पीयर प्रेशर हैज नो रोल टू प्ले, ऐसा नहीं है, पीयर प्रेशर भी रह सकता है। ठीक है, मतलब पेशेंट को ठीक करने के लिए अगर उसके चाहने वाले उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसको उसको प्रॉब्लम होगी, उसको रिकवरी में टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू SIU स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट के अकॉर्डिंग जो स्टाफिंग नॉर्म है फॉर नर्सेस वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मतलब टीचिंग हॉस्पिटल। ठीक है, मतलब टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल में SIU के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल जनरल वार्ड के नॉर्मल जो जनरल वार्ड है उसमें नर्स और पेशेंट का क्या रेशियो रहता है। ठीक है, टीचिंग वाले में है ना, तो टीचिंग वाले की जब बात आएगी ना तो नॉर्मल जो रेशियो रहेगा ना वो रहेगा 1:6। 1:6, 1:5 नहीं, 1:6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 72 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, है ना। अक्सर स्टूडेंट 1:5 करके आए, ये नहीं रहेगा, ध्यान रखना। ये INC के अकॉर्डिंग है, SIU के अकॉर्डिंग अलग है, दैट इज 1:6। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है टेम्पररी प्लेसमेंट ऑफ नर्सेज इन अ वार्ड फॉर 12 आवर्स और लेस। ठीक है, नर्सेस का टेम्पररी प्लेसमेंट किया जा रहा है एक वार्ड में 12 घंटे के लिए या उससे कम समय के लिए, विच इज डन टू कवर, वो इसलिए किया जा रहा है जिससे शॉर्टेज ऑफ नर्सेज जो हो रहा है उसको कम किया जा सके, स्पेशली ड्यूरिंग इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट। और कब किया जाता है? शाम को, रात के नाइट ड्यूटी के अंदर बाय द सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये किसको कहा जाएगा? क्या ये इंटर डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट कहेगा, ये इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर लोकेशन डिप्लॉयमेंट या फिर शॉर्ट टर्म डिप्लॉयमेंट? सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर अपना होगा इंट्रा डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी। ये हमारा क्वेश्चन आता है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी एक्सेप्ट। इन्वेंटरी जो मेंटेन रहती है ना हॉस्पिटल में, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल बोल दो। ठीक, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो एबीसी एनालिसिस हमारा इन्वेंट्री में आता है, VED एनालिसिस हमारा इन्वेंट्री में आता है, गोल्फ है, SOS है, ये हमारे इन्वेंट्री में आते हैं। XYZ एनालिसिस हमारा इन्वेंट्री के अंदर आता है, लेकिन SDX जो है एनालिसिस ये हमारा इन्वेंट्री में नहीं आता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 74 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर पेनल्टीज अवॉइडेड फॉर द एम्प्लॉइज फॉर देयर सीरियस मिसकंडक्ट। अगर किसी एम्प्लॉय के द्वारा कोई सीरियस मिसकंडक्ट होता है तो इनमें से मेजर पेनल्टी आप कौन सी देंगे और कौन सी नहीं होगी, तो एक्सेप्ट बताना है। लॉस ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, डिमोशन, ट्रांसफर या विद होल्डिंग इंक्रीमेंट। तो देखो अगर कोई मेजर मिसकंडक्ट करता है ना तो या तो उसको नौकरी से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर उसका नहीं करेंगे भाई, ट्रांसफर तो छोटी मोटी चीज में करते हैं। ठीक है, तो मेजर मेजर जो पेनल्टी है ना, वो हमारा लॉस ऑफ प्रिविलेज होगा, डिमोशन होगा या विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 75 क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन क्लिनिकल नर्सिंग सुपरवाइज्ड बाय एन एक्सपर्ट फॉर ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड।
किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्लिनिकल नर्सिंग सुपरवाइजर जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके पास में, उसको क्या कहेंगे, क्या उसको परसेप्टरशिप कहेंगे, मेंटरशिप कहेंगे, पीयर ग्रुप सपोर्ट कहेंगे, या सेल्फ रिफ्लेक्शन कहेंगे? तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं परसेप्टरशिप। परसेप्टरशिप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट सीईटी से। क्वेश्चन बोल रहा है द ओवरऑल प्लानिंग ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेजेस वगैरह हो गए, है ना। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर हमारे टीचर्स ओवरऑल प्लान बनाते हैं, रोटेशनल प्लान बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, एकेडमिक वर्सेस सारी चीज़ें, कि हम जनवरी से लेके फरवरी तक क्या करेंगे, फेब से मार्च क्या करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं जनवरी से दिसंबर तक हम पूरा साल क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, कितने महीने हमारी क्लिनिकल रहेगी, कितने महीने हमारी थियोरिटिकल रहेगी, कब कब हमारे एग्जाम रहेंगे, ये पूरा ओवरऑल प्लान बनाना, ये क्या कहलाता है? तो यही क्वेश्चन बोल रहा है, द ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एंड रिलेटेड इवेंट ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर इज नोन एज। क्या ये क्लिनिकल रोटेशन प्लान कहलाता है, या फिर ये मास्टर रोटेशन प्लान कहलाता है, या करिकुलम प्लानिंग कहलाता है, या फिर कोर्स प्लान कहलाता है? कोर्स प्लान नहीं है ये, क्योंकि कोर्स प्लान तो टीचिंग से रिलेटेड होगा, करिकुलम प्लान इसको नहीं बोलेंगे। क्लिनिकल की बात होती तो क्लिनिकल कहते हैं, तो ये भी नहीं कहेंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 77 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा वही ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, जिसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं और सेलेक्ट करने हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन मेथड, दैट इज OSCE, कि बताएं OSCE को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपका सबसे पहला, हाँ जी, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि इट प्रोवाइड मोर एम्फेसिस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्किल। नेक्स्ट है इट इज मोर यूजफुल इन असेसिंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट है इट रिक्वायर चेकलिस्ट फॉर इवेल्युएशन। और नेक्स्ट है होलिस्टिक अप्रोच टू पेशेंट मैनेजमेंट कैन नॉट बी असिस्ट। तो बताइएगा क्या राइट आंसर करके आए होंगे आप। आई होप आप सही करके आए हो। जो OSCE है, ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा जो मोर यूजफुल है ना, ये नॉलेज असेस करने की है, किसके, स्टूडेंट्स को। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, नाम से समझ में आ रहा है, सबसे बेसिक चीज मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करी। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इट रिक्वायर चेकलिस्ट फॉर इवेलुएशन। ये इसमें एक चेकलिस्ट होती है जो स्टूडेंट के इवेल्युएशन को फाइंड आउट करती है। साथ ही साथ में एक ऐसी हॉलिस्टिक अप्रोच है ये, ठीक है, टू पेशेंट मैनेजमेंट दैट इज कैन नॉट बी असिस्ट। ओके, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर पहला, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। नहीं, एक सेकंड, एक ये चीज इसके अंदर नहीं आएगी, इसमें आपको ना आएगा ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा नहीं आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, ये इसके अंदर नहीं है, ये दूसरे मेथड में है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड मोर एम्फेसाइज ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्स। ठीक, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1, 3 एंड 4। सेकंड वाला ये दूसरे मेथड में आता है, ये किस में आता है, आई विल डिस्कस यू लेटर। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल मेंटेन बाय टीचर इज वेरी वैल्यूएबल फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के लिए इनमें से कौन सा ऐसा टूल है जो टीचर मेंटेन करता है? एन इंसिडेंट रिकॉर्ड, नो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यस। ठीक है, और क्या ऑप्शन है, दो। सेल्फ रिपोर्ट एंड क्लिनिकल अटेंडेंस, नहीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 79 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, अ चार्ट इंडिकेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट एरिया। एक चार्ट है जो इंडिकेट कर रहा है किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट एरिया। उसको हम क्या कहेंगे, क्या हम उसको क्वेश्चन पेपर कहेंगे, या फिर हम उसको ब्लूप्रिंट कहेंगे, या उसको क्वेश्चन बैंक कहेंगे, या चेकलिस्ट कहेंगे? तो भाई एक ऐसा चार्ट जो क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव जो मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, कंटेंट एरिया बेस्ड है, उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 81, सिंपल क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से।
बोला है मैच करें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ एंड सेलेक्ट करें करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ये डेवलपमेंटल टास्क दे रखे हैं, ये स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे रखी है। सबसे पहले बोल रहा है डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट किस में डेवलप होता है? सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ट्रस्ट किसके अंदर, ट्रस्ट जो है वो किस में डेवलप होता है? डेवलप ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट किस में डेवलप होगा? तो आपका सिंपल सा राइट आंसर होगा कि जो ट्रस्ट है ना वो इन्फेंसी में डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर पहले का दूसरा। और इन्फेंसी सबसे पहली स्टेज है, सबसे पहले इन्फेंसी आती है 0 to 1 ईयर, फिर आपकी टॉडलर एज आ जाती है 1 to 3 ईयर, फिर आपकी प्री स्कूलर आ जाएगी 3 to 6 ईयर, उसके बाद में आपकी स्कूलर आ जाती है 6 to 12। ठीक है, तो बच्चे का ट्रस्ट डेवलप होता है इन्फेंसी स्टेज में। नेक्स्ट उसके बाद में ऑटोनॉमी कब डेवलप होती है? दैट इज टॉडलरहुड में, बी का पहला। नेक्स्ट है डेवलप इनिशिएटिव एंड पर्पस। ये कब करेगा बच्चा? ठीक है, ये कब करेगा बच्चा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज सी का, प्री स्कूल एज में। ये प्री स्कूल एज में करता है। और डेवलप अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट ये करता है स्कूल एज में, दैट इज चौथे का तीसरा। इसने जिस बच्चे का ये बुकलेट है इसने भी सही करा, तो राइट आंसर अपना होगा 81 का ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 82 सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फीडिंग द बेबी बोर्न एट 31 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। एक बच्चा जो 31 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे क्या हुआ है, जन्म ले रहा है, तो उस बच्चे को फीडिंग देने के लिए हम कौन सी चीज यूज में लेंगे, कौन सा मेथड यूज में लेंगे? इंट्रावीनस फ्लूइड एंड ओरल फीडिंग, ओरल फीडिंग एंड इंट्रावीनस फ्लूइड से देंगे क्या, या फिर ओरोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग विथ ओकेशनल स्पून और पलाडी फीडिंग। नेक्स्ट है इंट्रावीनस फ्लूइड विथ ओकेशनल ओरोगैस्ट्रिक एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, या फिर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 31 वीक्स का बच्चा है, 8 महीने पे पैदा हुआ है, तो आराम से पलाडी फीडिंग या फिर हम बोल सकते हैं ओरोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग हम दे सकते हैं, लेकिन इंट्रावीनस देने की जरूरत नहीं है, पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं देंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज बड़ी है। अक्सर स्टूडेंट ने ईएसआईसी एग्जाम में टाइम की कमी महसूस करी, पेपर को लेंदी समझा। ठीक है, और जाहिर सी बात है पेपर लेंदी है। 150 क्वेश्चन इन्होंने दिए 2 आवर्स के अंदर, थोड़ा बहुत टाइम एक्सटेंड होते हैं या फिर क्वेश्चन की संख्या 120 होती तो बेहतरीन से बेहतरीन स्टूडेंट अपना परफॉर्मेंस करके आते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 पे आ जाए। 83 क्वेश्चन बोल रहा है 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक 14 साल का बच्चा है, हैज बीन एडमिटेड विद दी, एडमिट हुआ है वो हॉस्पिटल में किसकी कंप्लेन के साथ में? विद दी कंप्लेन ऑफ फीवर, हेडेक, चिल एंड वॉमिटिंग। ही हैज बीन प्रोविजनली डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के साथ में, एंड हैज बीन एडवाइज लंबर पंचर, और लंबर पंचर के लिए बच्चे को बोला गया है। ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिससे हम सीएसएफ के फ्लूइड के एग्जामिनेशन कर लें कि उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन इन सीएसएफ विल कंफर्म दैट द चाइल्ड हैज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इनमें से ऐसी कौन सा चीज की मौजूदगी होगी जो बच्चे में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में बताएगा? सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी बच्चे को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा या किसी को भी होगा, तो बॉडी में ग्लूकोज की कमी पाई जाती है किसके अंदर? सीएसएफ के अंदर। सीएसएफ में ग्लूकोज कम हो जाता है क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया जो मौजूद है वो क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है उस ग्लूकोज को अपनी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है ना। और बैक्टीरियल है तो देखते हैं क्या क्या सीएसएफ के कलर में क्या क्या चेंजेस है, क्या बोल रहे हैं ऑप्शन। देखिए सबसे पहले बोल रहा है न्यूट्रोफिल एंड प्रोटीन कंटेंट एलिवेटेड। जाहिर सी बात है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ये देखने को मिलता है, न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है, प्रोटीन का कंटेंट जो है ये भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कलर ऑफ सीएसएफ इज क्लियर एंड स्लाइटली टर्बिड। ठीक है, ये देखने को नहीं मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे काफी ज्यादा सीएसएफ में। नेक्स्ट लिम्फोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी है वो एलिवेटेड होंगे क्या? अब यहाँ पे लिम्फोसाइट्स बोला है, ठीक है ना, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स बोल रहा है, यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स नहीं बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोज कंटेंट नॉर्मल नहीं रहेगा, ग्लूकोज कंटेंट डिक्रीज्ड हो जाता है, तो ये भी नहीं रहेगा। राइट आंसर अपना होगा 83। 83 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द साइन ऑफ ऑफ गुड अटैचमेंट इन ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक। जब ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा रही है मदर के द्वारा, तो इनमें से कौन सा ऐसा साइन है, इनमें से ऐसा कौन सा साइन है जो किसके बारे में बता रहा है? ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है, मतलब रियलिटी बता रहा है कि हाँ भाई गुड अटैचमेंट हो रहा है बच्चे का मदर के ब्रेस्ट से। सबसे पहला ऑप्शन है द बेबीज माउथ इज वाइड ओपन।
ठीक है। दूसरा है अपर एरियोला इज विजिबल नॉट द लोअर वन, बेबी चिन टचेस द ब्रेस्ट, और नेक्स्ट इसके बाद में है दैट इज द अपर लिप ऑफ द बेबी and the upper lip of the baby is averted and turn outward. Next, baby head body are in one plane. ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो क्या होगा, दैट इज जो बेबी का माउथ है वो वाइड ओपन होना चाहिए, जिससे निप्पल बॉडी के अंदर जिससे निप्पल माउथ में आराम से जा सके। नेक्स्ट है अपर एरियोला इज विजिबल, यस अपर एरियोला दिखना चाहिए, नॉट द लोअर वन, ठीक है ये भी सही है। नेक्स्ट बॉडी, नेक्स्ट क्या है, बेबी चिन टचेस दी, बेबी चिन टचेस दी ब्रेस्ट, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन नाक खुला रहना चाहिए, है ना, नाक बंद नहीं होना चाहिए बच्चे का ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। नाक अगर बंद हो गया तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट आ जाओ, द अपर लिप ऑफ द बेबी इज एवर्टेड एंड टर्न आउटवर्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में द बेबी हेड एंड बॉडी आर इन वन प्लेन, जरूरी नहीं कि एक ही प्लेन में हो, माँ अपनी बच्चे को गोदी में बिठा के भी दूध पिला सकती है, ठीक है। हाँ जी, अब कहीं स्टूडेंट ऐसे बोल रहा था कि मैम फोर्थ क्यों नहीं होगा, फोर्थ भी तो हो सकता है। जो अब समझिएगा, जो अपर लिप है बेबी का वो एवर्टेड होना चाहिए, टर्न आउटवर्ड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर पूरा ही आउटवर्ड हो गया तो जो दूध है जो बच्चा सक कर रहा है, ठीक है, पहली बात तो सक नहीं कर पाएगा ढंग से, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से एक शेप बनेगी बच्चे की माउथ की, जिससे वो रूटिंग रिफ्लेक्स को कर सके, है ना। और साथ ही साथ में उसके जो भी उसके माउथ में जो अमाउंट ऑफ मिल्क आ रहा है वो उसको डिग्ल्यू दैट इज गटक सके, ठीक है, swallowing कर सके। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आई होप यू गेट द क्वेश्चन, आई होप यू गेट द क्वेश्चन। चलिए आगे